तो जी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BCQ पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसमें सबसे पहला जो पाथवे है दैट इज़ अ ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है लैक्टेट और पायरुवेट में। ठीक है, मतलब कि जो एरोबिक कंडीशन होती है उसमें जो प्रोडक्ट होती है वो पायरुवेट होती है और एनएरोबिक कंडीशन में जो प्रोडक्ट होती है दैट इज़ अ लैक्टेट। फिर दो एंजाइम्स होती हैं ग्लाइकोलाइसिस में जो सेम स्टेप को कैटलाइज करती हैं, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। सो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका BCQ भी हो सकता है और आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज में डिफरेंस क्या है। हेक्सोकाइनेज जो होती है ये सारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती है और ग्लूकोकाइनेज सिर्फ लिवर में प्रेजेंट होती है। हेक्सोकाइनेज जो है ये सारे हेक्सो शुगर पे एक्ट करती है, ग्लूकोकाइनेज सिर्फ ग्लूकोज पे एक्ट करती है। हेक्सोकाइनेज का केएम वैल्यू जो है लो होता है 0.1 और ग्लूकोकाइनेज का केएम वैल्यू जो है वो हाई होता है। देखिए केएम वैल्यू और सबस्ट्रेट एफिनिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस एंजाइम का जितना ज़्यादा केएम वैल्यू होगा वो अपने सबस्ट्रेट के लिए कम एफिनिटी पजेस करती है। सो हेक्सोकाइनेज जो होती है ये ग्लूकोज पे लो कंसनट्रेशन में भी एक्ट करती है, लेकिन ग्लूकोकाइनेज सिर्फ तभी एक्ट करती है जब ग्लूकोज की कंसनट्रेशन हाई हो। उसके बाद हेक्सोकाइनेज इट इज़ इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फास्फेट एंड ग्लूकोकाइनेज इट इज़ नॉट इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फास्फेट। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। फिर एक एंजाइम होती है ग्लाइकोलाइसिस की, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज। सो व्हाट आर द इनहिबिटर्स ऑफ दिस एंजाइम? Glycerol 3 phosphate dehydrogenase, iodoacetate and arsenite, these are the two inhibitors। फिर आता है रेयर एग्जाम्पल अमंग द काइनेज रिएक्शंस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है BCQ में आ चुका है। काइनेज रिएक्शंस जो होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में वो स्टेप्स होते हैं जहाँ पे या तो ATP जो है वो कंज्यूम होती है या तो ATP की प्रोडक्शन होती है। और यूजुअली ये जो स्टेप्स होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन एक ऐसा स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस में जिसमें ATP की प्रोडक्शन भी होती है और वो रिवर्सिबल भी होता है। देखिए यहाँ पे जो 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट ये कन्वर्ट हो रहा है 3 फास्फोग्लिसरेट में। तो ये जो स्टेप है यहाँ पे ATP की प्रोडक्शन भी हो रही है और ये जो है रिवर्सिबल भी है। तो ये जो होगा ये दिस इज़ अ रेयर एग्जांपल अमंग द काइनेज रिएक्शंस। फिर आते हैं कि जो एंजाइम इनोलेज होती है उसका इनहिबिटर होता है फ्लोराइड। फ्लोराइड इज़ अ कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिटर। And then the inhibitor of enzyme lactate dehydrogenase it is oximate. What is the normal level of lactic acid? It is 4 to 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये आपके BCQ पॉइंट्स है। उसके बाद जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसमें कितने ATP की प्रोडक्शन हो रही है ये तो आपको किसी भी तरह से नहीं छोड़ना, ये आपको याद करना है। सो इन द ग्लाइकोलाइसिस नंबर ऑफ ATP विच आर प्रोड्यूस इन एरोबिक कंडीशन आर 7 ATP। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ग्लूकोज से 7 ATP की फॉर्मेशन होती है। अगर ग्लाइकोजन होगा ग्लाइकोलाइसिस में तो वहाँ से एक एक्स्ट्रा ATP बनेगा, मतलब एरोबिक कंडीशन में 8 ATP की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से नंबर ऑफ ATP जो है एनएरोबिक कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं दीज आर द 2 ATP, लेकिन ग्लूकोज से अगर ग्लाइकोजन होगा तो 3 ATP होंगे। फिर 1 NADH जो होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो 2.5 ATP की प्रोडक्शन होती है और 1 FADH2 जो है वो 1.5 ATP की प्रोडक्शन करता है। ये जो आपका क्वेश्चन है 1 NADH कितनी ATP देता है ये आपका BCQ में आ चुका है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं वो कौन सी एंजाइम्स कैटलाइज करती हैं। सो 3 एंजाइम होती हैं हेक्सोकाइनेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। ये तीनों जो होती हैं ये ग्लाइकोलाइसिस में इरिवर्सिबल स्टेप्स को कैटलाइज करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रेगुलेटरी स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। देखें जो स्टेप्स इरिवर्सिबल होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में वही स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ अ सबस्ट्रेट इंड्यूसिबल एंजाइम। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज के लिए इन दोनों में से पूछा जा सकता है कि सबस्ट्रेट इंड्यूसिबल एंजाइम कौन सी है, दैट इज़ अ ग्लूकोकाइनेज। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम इन द ग्लाइकोलाइसिस। देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो तीनों एंजाइम्स हैं जो इरिवर्सिबल स्टेप्स को कैटलाइज करती हैं ये हमारी रेगुलेटरी एंजाइम्स है, लेकिन इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो रेगुलेटरी एंजाइम है दैट इज़ फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब जैसे कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कौन से फैक्टर्स इसको इनहिबिट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं ये भी पूछे जाते हैं। सो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स ऑफ फास्फोफ्रक्टोकाइनेज आर ATP, सिट्रेट एंड हाइड्रोजन। ये तीनों जो हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स ऑफ फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। फ्रक्टोज 2,6 बिसफास्फेट, एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट एंड फॉस्फेट, ये चारों जो हैं इसको एक्टिवेट करते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी फैक्टर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। देखिए ये दोनों जो है अलग अलग क्वेश्चन है। एक में आपसे एंजाइम पूछी जा रही है विच इज़ फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपसे फैक्टर पूछा जा रहा है। सो
मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी फैक्टर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज फ्रक्टोज 2,6 बिसफास्फेट, क्योंकि ये जो आपका फैक्टर होता है ये हमारा एक्टिवेट करता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को, विच इज़ अ रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इस वजह से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी फैक्टर है। फिर जो नेक्स्ट रेगुलेटरी एंजाइम है दैट इज़ अ पायरुवेट काइनेज, उसको एक्टिवेट करता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। देखिए डिफरेंस है, जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को एक्टिवेट कर रहा है दैट इज़ फ्रक्टोज 2,6 बिसफास्फेट, और जो पायरुवेट काइनेज को एक्टिवेट कर रहा है दैट इज़ फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। एंड पायरुवेट काइनेज इज इनहिबिटेड बाय एटीपी। देन पास्चर इफेक्ट किसकी वजह से होता है? पास्चर इफेक्ट इज ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। देन क्रेबट्री इफेक्ट इज ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फॉर इनऑर्गेनिक फास्फेट एंड NAD। फिर एक साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं रिपरपर्ड ल्यूम्बरिंग साइकिल, इस पर भी आपके BCQ आ चुके हैं। दिस इज़ अ सप्लीमेंट्री पाथवे टू ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ पे होता है? RBCs में होता है। और कौन से कंपाउंड की सिंथेसिस होती है? 2,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट की। ये जो आपकी लास्ट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ 2,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट, ये आपका BCQ में आ चुका है। फिर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, इस पर भी BCQ आता है कि ये किस किस्म के रिएक्शन को कैटलाइज करती है। तो बेसिकली ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को कैटलाइज करती है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होती है। जिस तरह से जो पायरुवेट है वो जब एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, और NAD जो है वो कन्वर्ट हो रहा है NADH में, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। सो कंबाइनली हम इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट आर द 5 को फैक्टर्स ऑफ द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी BCQ में आ चुका है। सो 5 जो को फैक्टर्स होते हैं थायमीन, पायरोफॉस्फेट, लिपोमाइड, FAD, NAD एंड कोएंजाइम A। और यही जो 5 को फैक्टर्स होते हैं ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज के भी होते हैं। देखें दोनों के सेम जो है को फैक्टर्स होते हैं। फिर एक कॉमन इनहिबिटर होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंड अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज का, वो होता है आर्सेनाइड।